वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। अभी तक हम दिल्ली सल्तनत में इल्बारी तुर्क वंश के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने विभिन्न शासकों के बारे में पढ़ा जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना और उसके सुदृढ़ीकरण में योगदान दिया। लेकिन अब एक नए राजवंश के बारे में पढ़ेंगे जो बलबन के बाद में दिल्ली सल्तनत पर आया और वो था खिलजी वंश, जिसने 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक समय काल बहुत कम, लगभग 30 साल, लेकिन उपलब्धियां काफ़ी अधिक। उस क्षेत्र में हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का क्या योगदान है। तो आइए आज अपना वीडियो शुरू करते हैं। खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी और जब खिलजी ने इस वंश की स्थापना की तो इसको कई इतिहासकारों ने खिलजी क्रांति कहा है, खास करके एस.के. लाल ने, कि इन्होंने राज सत्ता प्राप्त करने के बाद में एक क्रांति लाई। तो वो क्रांति किन संदर्भों में थी, उसको क्रांति क्यों कहा जाता है, सबसे पहले अपन इसके बारे में देख लेते हैं। उसके बाद में इस वंश के बारे में पढ़ेंगे कि खिलजियों के दिल्ली सल्तनत पर स्थापित हो जाने से दिल्ली सल्तनत में ऐसे कौन से मौलिक और तीव्र परिवर्तन आए कि उनको क्रांति की संज्ञा दी जाने लगी। सबसे पहला पॉइंट, गजनी और गौर से प्रेरणा लेने के बजाय स्वनीति का प्रयोग किया। हम ये जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में अभी तक जितने भी शासक हुए उनका जो मूल आधार था वो गजनी प्रदेश था। यदि वो मोहम्मद गजनवी के साथ आए थे या फिर मोहम्मद गौरी के साथ आए तो गौर प्रदेश से, तो उनका जो कहीं न कहीं एक केंद्र था, या वो कभी दास रहे थे तो उन वंशजों के दास रहे थे, तो उनका प्रभाव, गजनी और गौर का प्रभाव अभी भी दिल्ली सल्तनत के कामकाज पर पड़ता था। लेकिन खिलजियों का इनसे कोई संबंध नहीं था, इसलिए उन्होंने गजनी और गौर के प्रभाव को खत्म करते हुए अपनी खुद की नीतियां लागू करने का प्रयास किया। तो ये एक परिवर्तन था। दूसरा, साम्राज्य विस्तार के प्रयास किए। अभी तक हमने ये देखा, जितने भी शासक हुए, खास करके जो बड़े शासक हुए इल्तुतमिश या बलबन, उनमें से किसी भी शासक ने अपना साम्राज्य विस्तार करने का प्रयास नहीं किया। मोहम्मद गौरी जितना जीत करके दे गया था, इन सभी शासकों की यही कोशिश रही कि कम से कम उतना बना रहें। तो नए प्रदेशों पर आक्रमण करने की रणनीति अभी तक नहीं अपनाई गई थी, लेकिन खिलजी काल में यह प्रधानता ये कार्य हुआ कि दिल्ली सल्तनत की जो सीमाएं हैं वो विस्तृत होते हुए दक्षिण भारत में केरल तक पहुंच गई, वहां तक आक्रमण किए गए। तो साम्राज्य विस्तार के प्रयास भी खिलजी वंश के दौरान हुए, जो अभी तक दिल्ली सल्तनत में देखने को नहीं मिल रहे थे। दूसरा, विद्रोहों का दमन। हमें जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी से लेकर के बलबन तक के काल में हर बार विद्रोह होते रहे और उनको अलग अलग विद्रोहों को अलग अलग तरीके से निपटा गया, लेकिन कभी भी वो विद्रोह शांत नहीं हुए। लेकिन खिलजी काल में हुए विद्रोहों को खास करके अलाउद्दीन खिलजी ने क्रूरता से दबा दिया और एक छत्र राज्य स्थापित करने का प्रयास किया और शासक की निरंकुशता को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। धर्म के तत्वों को यहाँ पर गुण न करते हुए, कम करते हुए शक्ति को महत्व दिया। अभी तक जो दिल्ली की सल्तनत में जो शासक थे वो साम्राज्य विस्तार के जो प्रयास कर रहे थे उसमें भी धर्म का गुण था। वो धर्म के तत्व से जुड़े हुए थे। उसमें जो फकीर या जो उलेमा वर्ग था, उस उलेमा वर्ग का प्रभाव अधिक था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने यह स्थापित कर दिया कि मेरे लिए धर्म का कोई महत्व नहीं है, मेरा धर्म वही है जो एक राजा के लिए परिस्थितियों को देकर के फैसला लेना है। कुरान में क्या कहा गया है, इस्लाम में क्या कहा गया है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि उसने बयाना के काजी मुगीशुद्दीन को कहा भी था कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि न्याय के दिन मेरे साथ में क्या होगा। न्याय का दिन इस्लाम धर्म में कॉन्सेप्ट है कि जब मृत्यु होगी तब उसका फैसला क्या होगा, क्योंकि मुझे फैसले है वो
राजनीतिक परिस्थितियों और राज्य की भलाई के लिए करने हैं, धर्म की भलाई के लिए नहीं करने। तो उन्होंने धर्म के तत्व को कम करते हुए शक्ति के तत्व को अधिक महत्व दिया। साथ ही शासन व्यवस्था में जो तुर्की प्रभाव था उसको खत्म करते हुए भारतीय मुसलमानों को भी शामिल किया। यहाँ यह याद रखना है कि भारतीय मुसलमानों को शामिल किया, न कि सभी भारतीयों को। लेकिन फिर भी इनका दायरा सल्तनत के इलबारी तुर्कों की तुलना में अधिक विस्तृत था। जैसा कि हमने इससे पहले के टॉपिक में बलबन के समय पढ़ा था कि बलबन केवल उच्च कुल के लोगों को ही रखना चाहता था, इसलिए उसने शासन का जो बड़े पद थे शासन के वो एक सीमित वर्ग तक रख दिए। इससे योग्यता का ह्रास होता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसका दायरा बढ़ा लिया और भारतीय मुसलमानों को भी बड़े पदों पर नौकरी दी। इससे योग्य व्यक्तियों को सल्तनत की सेवा करने का मौका मिला और योग्यता के आधार पर नियुक्ति दी, न कि उनकी पीढ़ियों की गई सेवाओं के आधार पर। इसलिए इसको खिलजी क्रांति कहा जाता है। अब आता है उनके शासकीय घटनाक्रम पर। जलालुद्दीन खिलजी है वो बहुत ही वृद्ध था तब शासक बना, लगभग 70 साल की आयु में बना, और वह एक धर्मपरायण मुसलमान की तरह था जो राजनीति में कम रुचि रखता था। लेकिन फिर भी उसने अपने जो संरक्षक थे के खुसरो उसको मार करके राजगद्दी प्राप्त की थी, और इसको इस बात का अफसोस भी था कि मैंने मेरे संरक्षक को मार करके राजगद्दी प्राप्त की है। इसलिए वो कई बार अकेले में भी इस बात का अफसोस जताता था और कई बार वो राज सिंहासन पर बैठने पर भी हिचक रखता था। इसलिए वो कई बार यह सोचता था कि मुझे मेरा शांतिपूर्ण जीवन बिताना है। इसलिए वो उदार नीति पर काम कर रहा था कि किसी न किसी प्रकार से समझौतेवादी नीति अपनाई जाए। इसके समय में कुछ विद्रोह हुए। इसके प्रति जो जलालुद्दीन खिलजी का रवैया था उससे पता चलता है कि वो कितना उदार प्रवृत्ति का था। सबसे पहला जो विद्रोह मलिक छज्जू का हुआ, जो कड़ा और मानिकपुर, ये एक इक्ता था, कड़ा मानिकपुर, उसका इख्तियार था। लेकिन उसने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया और मुगुशीदीन की उपाधि धारण कर ली, और जलालुद्दीन ने फिर इसको पराजित कर दिया। और जब दरबार में लाया गया तो इसको कठोर दंड या सजा देने की बजाय उसको मुल्तान भेज दिया। इससे अलाउद्दीन खिलजी वगैरह और सरदार भी इससे नाराज हो गए कि विद्रोह करने वाले व्यक्ति को सजा देने की बजाय आपने उसको माफ कर दिया, और कड़ा मानिकपुर का जो इक्ता है वो अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया। उसी समय में एक जब जलालुद्दीन बादशाह बना, सुल्तान बना, तो उस समय एक गुट था जो जलालुद्दीन का विरोधी था, और उस गुट का नेतृत्व कर रहा था ताजुद्दीन कूची। तो जैसे ही जलालुद्दीन सुल्तान बना, ताजुद्दीन कूची ने विद्रोह कर दिया, और इस गुट के सभी सरदारों को फिर जलालुद्दीन ने अलग अलग दरबार में बुलाया और उनके साथ में बातचीत की, और विद्रोहियों को दंड देने की बजाय सबको 1 वर्ष के लिए देश से निकाल दिया और फिर वो वापस आ गए। तो ये भी एक प्रकार के शांतिपूर्ण तरीके से, सुलह के तरीके से वो इसको लागू करने का प्रयास कर रहा था। जबकि ये राजनीतिक विद्रोही थे, जबकि जलालुद्दीन ने सिद्दी मोला के साथ जो व्यवहार किया वो बहुत ही अनुचित व्यवहार हुआ, क्योंकि सिद्दी मोला एक ईरान से आया हुआ फकीर था। वो एक धार्मिक व्यक्ति था और वो दिल्ली में रहता था, और क्योंकि वो संत फकीर था तो उसके दरबार में, उसके पास में बहुत सारे लोग जाया करते थे। यहाँ तक कि कई दिनों में तो उसके पास में 10,000 से ज़्यादा लोग जाते थे। तो जलालुद्दीन खिलजी को यह आशंका हो गई कि कहीं सिद्दी मोला विद्रोह न कर दे या जनता को भड़का न दे, इसलिए उसने सिद्दी मोला को अपने दरबार में बुलाया और माफ़ी मांगने के लिए कहा। सिद्दी मोला ने जब माफ़ी नहीं मांगी तो उसको हाथी के पैरों के नीचे रौंद डाला। इससे हमें पता चलता है कि जलालुद्दीन खिलजी में कितनी बुद्धिमत्ता थी। जो राजनीतिक विद्रोही थे, जो जलालुद्दीन को मारना चाहते थे, उनको माफ़ कर दिया, जबकि फ़कीर को मरवा दिया। जलालुद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए अभियान चलाया, और रणथंभौर का प्रवेश द्वार कहा जाता है झाइन का किला। तो जब उसने झाइन पर आक्रमण कर लिया, झाइन को जीत लिया, फिर वो रणथंभौर की तरफ गया। लेकिन रणथंभौर की किलेबंदी बहुत ही मजबूत और सुदृढ़ थी, इसलिए वह उसको जीत नहीं सका। तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि एक मुसलमान का जो खून है, या एक मुसलमान के बाल से भी, बाल की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि ऐसे मैं 10 किलो को छोड़ दूं। कुल मिला के उसने ये कह दिया कि मैं मुसलमानों का रक्त इस किले के लिए नहीं बहाना चाहता हूँ, इसलिए वो वहाँ से वापस लौट गया। तो ये इसका एक अभियान था राजनीतिक जो बिल्कुल फेल हुआ और वो रणथंभौर को नहीं जीत सका।
ये जब वापस आया तो अलाउद्दीन खिलजी हमेशा जो जलालुद्दीन का भतीजा था उसको हमेशा चाचा के प्रति संदेह बना रहता था। और जब कड़ा और मानिकपुर का इक्ता अलाउद्दीन खिलजी को मिल गया तो अलाउद्दीन के मन में भी यह आया कि मुझे अब सुल्तान बन जाना चाहिए। इसलिए उसने जलालुद्दीन खिलजी से चंदेरी पर आक्रमण करने की अनुमति मांगी। और जब उसको चंदेरी पर आक्रमण करने की अनुमति मिली तो अलाउद्दीन अपनी फौज लेकर के चंदेरी की तरफ गया और वहाँ से वो आगे बढ़ गया और देवगिरी में जहाँ पर यादवों का शासन था वहाँ पर राजा रामचंद्र शासन करते थे, उसने वहाँ पर आक्रमण कर दिया और रामचंद्र को पहली लड़ाई में पराजित कर दिया और वहाँ एक संधि भी की गई। लेकिन रामचंद्र का एक लड़का शंकरदेव जो होयसल के साथ में युद्ध करने के लिए गया हुआ था वो वापस आया और उसने देखा कि मेरे पिता ने तो अलाउद्दीन के साथ में संधि कर ली है। तो शंकरदेव ने उसका विरोध किया और एक बार पुनः लड़ाई हुई, लेकिन अंत में वापस संधि के माध्यम से ही ये मामला सुलझाया गया। और उस संधि में अलाउद्दीन खिलजी को इतनी अधिक मात्रा में धन मिला। देवगिरी का यादव जो वंश था वो समुद्री व्यापार पर नियंत्रण रखता था और बहुत समृद्ध प्रदेश था। और कहा जाता है कि अलाउद्दीन ने उस प्रदेश से इतना अधिक धन लाया कि मुहम्मद तुगलक के समय तक लोग उस धन को खर्च करते रहे। तो इतना अधिक मात्रा में धन को लूट करके लाया गया। और यह भी कहा जाता है कि अलाउद्दीन शासक बना तो उसका जो रास्ता है वो देवगिरी के सोने से होकर के निकला है, क्योंकि अलाउद्दीन देवगिरी को जीत करके और अथाह मात्रा में धन लेकर के जब वापस लौटा तो उसने जो सरदार थे, सैनिक थे, उन सभी को वो धन बांटना शुरू कर दिया। उनको कई बार वेतन एडवांस दे दिए गए ताकि वो उसकी सेना में आए और उसने बहुत अपनी बड़ी और मजबूत सेना बना ली। जब जलालुद्दीन को ये पता चला कि अलाउद्दीन ने मेरी बिना अनुमति के वो देवगिरी तक पहुंच गया तो जलालुद्दीन थोड़ा नाराज हुआ और अलाउद्दीन ने उसको मनाने के लिए कड़ा मानिकपुर बुलाया। और जलालुद्दीन अपने भतीजे से मिलने के लिए कड़ा मानिकपुर चला गया और उसको अलाउद्दीन ने कहा कि गंगा नदी में नाव पर बैठ करके आ जाएं। और वो अकेला वहाँ पर आया। अलाउद्दीन ने वही नाव पर उसका सिर काट लिया और भाले में सिर को लटका करके वो अपनी सेना के समक्ष गया। तो जलालुद्दीन के जो सैनिक थे उन्होंने भी आत्मसमर्पण कर लिया और इस प्रकार से उसने कड़ा मानिकपुर से दिल्ली का सुल्तान बन गया। और वहाँ से आकर के उसने दिल्ली में अपना राज सिंहासन किया। और वो जो देवगिरी से जो धन लूट करके लाया था उस धन को उसने अपने राज्य के संसाधनों को बढ़ाने में लगाया। अब जब अलाउद्दीन शासक बन गया तो उसके सामने क्या चुनौतियां थी? सबसे बड़ी तो ये चुनौती थी कि जो जलालुद्दीन और उसके जो समर्थक थे, उसके परिवार के लोग थे, उनको किस प्रकार से रखा जाए, उनके साथ में क्या सलूक किया जाए। और दिल्ली के समीप जो दोआब का प्रदेश है और अवध का जो प्रदेश है वो बहुत ही अस्थिर प्रदेश थे। जैसा कि इससे पहले हमने पढ़ा था बलबन के समय कि बलबन ने इस प्रदेश को कुछ शांतिप्रिय बनाने के लिए वहाँ पर तो वो नियमित रूप से सेना लेकर के जाता था और दूसरा उसके जंगलों को कटवा करके वहाँ किले बनाने का प्रयास किया। तो उस प्रदेश को भी शांतिपूर्ण तरीके से हैंडल करना था। उत्तर पश्चिम में मंगोलों के आक्रमण हो ही रहे थे और दूसरा एक खोखर जो राजपूत जाति होती है वो वहाँ की एक लड़ाकू जाति हुआ करती थी और जिसने मोहम्मद गौरी को मारा था। तो खोखरों का भाई विद्रोह की आशंका थी और मंगोलों के आक्रमण की समस्या तो थी ही। साथ ही राजस्थान, बुंदेलखंड और मालवा के प्रदेशों में विभिन्न राजपूत राजा भी अपने अपने स्वतंत्र राज्य या तो स्थापित कर चुके थे या स्थापना के प्रयास में थे। और सुल्तान की प्रतिष्ठा जो जलालुद्दीन के समय में गिर गई थी उसको वापस ऊंचे स्तर पर ले जाने की भी चुनौती थी। और अलाउद्दीन ने इन सब चुनौतियों के बारे में देखा और फिर यह जानने का प्रयास किया कि मेरे साम्राज्य में क्या क्या समस्याएं हैं और इन समस्याओं का मूल कारण क्या है। तो वो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने समस्याओं के मूल को ढूंढने का प्रयास किया। तो उसको कुछ समस्याओं का कारण मिला, उसका आधार मिला कि सुल्तान अपनी प्रजा और अधिकारियों के बीच में संपर्क नहीं रख पा रहा है। सुल्तान को नहीं पता कि जनता क्या सोचती है, उसके कर्मचारी अधिकारी क्या सोचते हैं। तो बीच में कम्युनिकेशन गैप है। दूसरा, शराब और दावतें। सभी अमीर मिलकर के शराब की पार्टी करते हैं, बड़ी बड़ी दावत करते हैं। इससे क्या होता है, सरदार एक ही जगह पर मिलते हैं, बैठते हैं, संपर्क होता है और संपर्क होता है तो फिर वहाँ से विद्रोह भड़क उठता है।
एक और कारण निकला कि सरदारों में आपस में वैवाहिक संबंध है, वैवाहिक संबंध होने से वो सभी रिश्तेदार हो गए, तो वो अलाउद्दीन के हितों को देखने के बजाय अपने हितों पर ज़्यादा जोर दे रहे थे, इसलिए वो गठबंधनों को तोड़ना चाहता था। और एक कारण मिला कि लोगों के पास में धन अधिक मात्रा में इकट्ठा हो गया है। अधिक धन होने के कारण में वो भी विद्रोहों को प्रेरित कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। ये उसके सामने 4 समस्याएं आज जो कारण है वो उसके सामने निकल करके आए। तो अलाउद्दीन ने इन चुनौतियों को खत्म करने के लिए, इन कारणों को खत्म करने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए। और उन अध्यादेशों में क्या कहा गया कि दान में जो भूमि दी गई है वो सब छीन ली, यानी जिन लोगों को दान में भूमि दी गई थी, उसर जो दिया गया था, वो सब वापस लेने का प्रयास किया गया। और ऐसे लोगों से तो पूरा छीन लिया गया जिनको दिया गया था वो स्वयं मर चुके थे और उसकी जगह पर जमीन उसके बेटे या रिश्तेदार काम में ले रहे थे, तो उनको जो पेंशन या उपहार जो दिए जा रहे थे वो सभी वापस ले लिए। और सभी अधिकारियों को भी यह आदेश दिया गया कि आप जनता से या बड़े अमीरों से अधिक मात्रा में धन की वसूली करें। इसका कारण इसलिए था क्योंकि वो चाहता था कि लोगों के पास में अधिक धन न रहे। दूसरा, उसने गुप्तचर्य विभाग का संगठन किया। इससे पहले बलबन ने भी गुप्तचर्य व्यवस्था तो मजबूत की थी, लेकिन एक विभाग का गठन है वो इस अलाउद्दीन खिलजी ने किया और उसमें उसने बरीद और मुनहिश इनको नियुक्त किया। ये गुप्तचर ही होते हैं जो हर जगह पर पहुंच जाते थे, यानी अमीरों के घरों में, उनकी दावतों में, गोष्ठियों में, सार्वजनिक जगहों पर। यहाँ तक कि आगे अपन पढ़ेंगे कि अलाउद्दीन ने बाजार प्रणाली लगाई थी, तो कई बार गुप्तचर खुद ही सामान खरीदने के लिए चले जाते थे ताकि पता चले कि व्यापारी कोई ठगी तो नहीं कर रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचरों की बहुत बड़ी भर्तियां की और हर जगह पर गुप्तचर नियुक्त कर दिए। इससे जनता और अधिकारियों की जो बातें हैं वो शासक के पास में आने लग गई। साथ ही उसने अमीरों और सरदारों के पारस्परिक मेलजोल, दावत, शराब पीने और वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया और ये आदेश दे दिया कि कोई भी इस प्रकार की गतिविधि सुल्तान की अनुमति के बिना नहीं की जाएगी। इस प्रकार से उसने राज्यादेश लागू किए और इसका जो सबसे बुरा प्रभाव पड़ा वो उस समय के जो मिडिल सेक्शन था, जो ग्रामीण स्तर पर पूंजीपति था, खूत, मुकद्दम और चौधरी, और ये इस वर्ग में अधिकतर हिंदू थे, इसलिए बहुत अधिक प्रभाव इनके ऊपर पड़ा। और बर्नी तो यहाँ तक लिखता है कि वो इतने खूत, मुकद्दम और चौधरी इतने निर्धन हो गए कि कोई भी व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ में नहीं करना चाहता था। तो इस प्रकार से इनकी स्थिति है वो कमजोर हो गई। ये तो अतिशयोक्ति है, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि खूत, मुकद्दम और चौधरी के शक्ति और उसके धन में कमी आई गई। अलाउद्दीन एक महत्वाकांक्षी शासक था, इसलिए उसने अपने सिक्कों पर सिकंदर सानी यानी सिकंदर के जैसा अर्थात सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी और वह स्वयं को सिकंदर की तरह मानता था कि मैं इस दुनिया में सिकंदर की तरह राज करने के लिए आया हुआ हूँ। इसलिए उसने सिकंदर सानी, सिकंदर द्वितीय की उपाधि सिक्कों पर अंकित करवाई और वह ये भी चाहता था कि मैं एक नए धर्म की भी स्थापना करूं। लेकिन बाद में उसके जो उलेमा वर्ग के जो लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया और मना कर दिया कि नया धर्म स्थापित करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए उसने उसको छोड़ दिया। उसने खलीफा से मान्यता लेने का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि उसने खुद ने ही खलीफा के नायब की उपाधि धारण कर ली। ठीक है। और उसने काजी मुगूसुद्दीन से यह भी कहा था कि मुझे इस्लाम के सिद्धांतों और उलेमा वर्ग की सलाहों के बजाय मैं राज्य के लिए लाभदायक फैसलों पर मैं यकीन करता हूँ। तो इस प्रकार से उसने एक आधुनिक शब्दों में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुल मिला के कुछ ये कहा सकता है, उसने धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। तो अगले टॉपिक में हम अलाउद्दीन की अन्य उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। आज इतना ही।